हेलो सूर्या। नमस्कार मैम। नमस्कार सूर्या। रश्मि इज प्रेजेंट। सूर्या, तुम्हारा दो जगह नाम क्यों आ रहा है? हम पता नहीं। तुमने दो फोन से ज्वाइन किया है। नो मैम। अब एक है। रश्मि। यस मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार। आप बहुत दिन के बाद आए हैं। यस मैम, वो बीच में मेरे एग्जाम्स थे इसलिए ओके। मैंने इन्फॉर्म करा था मैम को, आपको। मैम ने कहा था 19 के बाद ज्वाइन करोगे। मैम आई सेड 20 नॉट 19। अच्छा, नॉट 19। ठीक है, थोड़ी देर हम लोग और देख लेते हैं। 2 मिनट और देख लेते हैं। अगर ये और कोई आता है तो ठीक है, नहीं फिर वी विल स्टार्ट द क्लास। ओके मैम। लास्ट क्लास में सूर्या वाज प्रेजेंट। सॉल्युबिलिटी पढ़ा दिया था पूरा। सूर्या। हेलो सूर्या। हमको दूसरा सब्जेक्ट में आज मंडे ट्यूसडे केमिस्ट्री होता है ना। हम्म। मैम प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड सॉलिड होगा। हो गया था। प्यूरिफिकेशन ऑफ। सॉलिड। अच्छा, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोजेनस मिक्सचर स्टार्ट कर दिया है। इसमें और इसमें 3 मेथड बताए हैं। क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी। मैम क्रिस्टलाइजेशन का सेकंड होगा। और क्रिस्टलाइजेशन भी स्टार्ट कर दिया है। इसमें और ये भी बता दिया है कि ये मेथड कहाँ यूज होता है, फॉर द सेपरेशन ऑफ टू सॉलिड्स एंड इसमें प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड। इसमें होना चाहिए। यहाँ तक हो गया। ओके। इसमें तो रश्मि, आप नहीं थे लास्ट क्लास में, जस्ट समराइज कर दे रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। ठीक ओके है। मैम। हाँ। तो होमोजेनस मिक्सचर को सेपरेट करने के 3 मेथड हमें पढ़ने हैं, जिसमें फर्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन, सेकंड है डिस्टिलेशन, और थर्ड है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ओके।
तो क्रिस्टलाइजेशन में सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन की हमने डेफिनेशन देखी। तो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्रिस्टल का बनाना। तो जब कोई सॉल्यूशन सैचुरेटेड स्टेट में होता है और उसका हम टेम्परेचर डाउन करते हैं, तो जो उसमें एक्स्ट्रा सॉल्यूट प्रेजेंट होता है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। और इस तरह से जो क्रिस्टल बनता है वो एकदम प्योर फॉर्म में क्रिस्टल बनता है, क्योंकि इम्प्यूरिटीज जो होती है वो सॉल्यूशन में रह जाती है। ओके, तो इसी प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और क्रिस्टलाइजेशन का मेथड कहाँ कहाँ यूज होता है, इसके लिए हमने बताया था कि देर आर टू मेथड। मतलब ये मेथड यूज होता है फॉर सेपरेशन ऑफ टू सॉलिड, या जैसे कि कोई कंपाउंड है जिसमें दो सॉलिड मिक्स हैं मिक्सचर के फॉर्म में, और दोनों सॉलिड को हमें अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, उसको मिक्सचर को हम सॉल्युबल कर लेंगे किसी सॉल्वेंट में, और उसको जो सॉलिड होगा सॉल्यूशन में चला जाएगा, और फिर उसका क्रिस्टल बना लेते हैं। तो जो सॉल्यूट था उसका प्योर क्रिस्टल हमें मिल जाता है। और दूसरा इसका यूज होता है किसी भी सॉलिड को प्यूरिफाई करने में। तो उसमें भी हम यही करते हैं कि जो मिक्सचर होता है उसको हम किसी भी सुटेबल सॉल्वेंट में डिजोल्व कर देते हैं, और डिजोल्व करके उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि हमको वो सॉल्यूशन जो है एकदम सैचुरेटेड फॉर्म में मिल जाता है। और जब सैचुरेटेड फॉर्म में सॉल्यूशन मिल जाता है, सैचुरेटेड फॉर्म में सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अब उसमें और सॉल्यूट डिजोल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाता है, तो फिर उसे हम ठंडा करते हैं, फिल्टर कर देते हैं और उसको ठंडा करते हैं। तो जब ठंडा करते हैं तो उसके जो क्रिस्टल बन जाते हैं वो क्रिस्टल प्योर क्रिस्टल होते हैं। ये पूरे प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो इसमें ये जो है एक एग्जांपल आज हम लोग लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। हम व्हाइट बोर्ड शेयर करते हैं आपसे। तो इसमें एग्जांपल हम लेंगे प्रिपरेशन ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, आपके कोर्स में है। हेडिंग डालिएगा आप लोग, प्रिपरेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। फॉर्मूला लिख दें, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। इसमें जो हमें इम्प्योर कॉपर सल्फेट मिलता है, उस इम्प्योर कॉपर सल्फेट को सबसे पहले हम मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप का इसका होगा डिसॉल्व। इसको हम फ्लो चार्ट में बताते हैं, आपको बनाना भी आपको आना चाहिए। डिसॉल्व कॉपर सल्फेट इन मिनिमम amount of
वाटर, और इसमें हम लोग 1 ड्रॉप जो है H2SO4 डालते हैं, जिससे कि उसकी हाइड्रोलिसिस होकर वो हमारा क्रिस्टल खराब ना हो। 1 ड्रॉप H2SO4, ठीक है। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो बना, इसको हम करेंगे हीट। ओके, हीट करने से क्या होगा कि हमारा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड फॉर्म में आ जाएगा, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बन जाएगा तो हीट करने से प्रिपेयरिंग सैचुरेटेड कुछ कहना है क्या किसी को? नो मैम। व्हाइट बोर्ड हट गया। हम्म, तो हमने हीट करके क्या किया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया। तो प्रिपेयरिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसको जो है, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा तो इसको हम फिल्टर कर लेंगे। और फिल्टर क्यों करेंगे? जिससे कि उसमें जो भी इम्प्योरिटीज थी, जो जो डिजोल्व नहीं हुई इम्प्योरिटीज, वो सारी फिल्टर होके अलग हो जाएगी, है ना। यहाँ पे लिखेंगे फिल्टर। एरो पे हम वो चीज लिखेंगे जो हम काम कर रहे हैं, और जो रिजल्ट मिल रहा है वो एरो के नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। तो फिल्टर करेंगे टू रिमूव insoluble impurities। अब फिल्टर करने के बाद हमको क्या मिलेगा? हॉट क्लियर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब इस सॉल्यूशन को हम ढक देंगे, कवर कर देंगे, और उसको ठंडा करने के लिए, अपने आप ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, जिससे वो स्लोली कूल हो, ठीक है। इसको क्या करेंगे? कवर इट एंड अलाउ टू कूल स्लोली। जब ठंडा होगा धीरे धीरे अपने आप, तो उसके अंदर जो है ब्लू कलर के बहुत ही सुंदर शाइनिंग क्रिस्टल फॉर्म होंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ लार्जर शाइनिंग, सॉरी, शाइनिंग वेल शेप, अच्छे शेप के ब्लू कलर के क्रिस्टल मिलेंगे हमें, ब्लू क्रिस्टल। अब इन क्रिस्टल्स को हम क्या करेंगे? फिल्टर कर लेंगे और ड्राई कर लेंगे, और ड्राई करके हमको प्योर क्रिस्टल मिल जाएंगे, ठीक है। फिल्टर एंड ड्राई। तो हमको क्या मिला यहाँ पर? प्योर क्रिस्टल्स
ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये फ्लो डायग्राम में कोई भी प्रोसेस को लिखना भी आसान होता है और इन्हें याद करना भी आसान होता है। तो अगर आपको आता है एग्जाम में कि प्रिपरेशन ऑफ कॉपर सल्फेट या क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट या प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो आप इस फ्लो डायग्राम को बना सकते हैं। ओके, अब हो सकता है आपके दिमाग में ये बात भी आए कि अगर इम्प्योर कॉपर सल्फेट मिला हमको और उसको हमने वाटर में डिसॉल्व करके सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया और उसे ऐसे ही छोड़ दिया, तो पानी अपने आप इवापोरेट हो जाएगा, और पानी इवापोरेट हो जाएगा तो भी तो क्रिस्टल मिल जाएगा हमको। लेकिन इवापोरेशन प्रोसेस से अगर हम क्रिस्टल बनाएंगे तो उस क्रिस्टल में कुछ कमी रह जाएगी, जैसे कि जो इम्प्यूरिटीज उसमें डिसॉल्व है हो गई पानी में, तो वो क्रिस्टल बनते समय वापस क्रिस्टल में आ जाएगी, तो वो हमको उतना प्योर क्रिस्टल नहीं मिलेगा, इम्प्योर क्रिस्टल मिलेगा। और जो है कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम गर्म करते हैं तो कुछ चीजें जो है बहुत ज्यादा गर्म किए तो डिकम्पोज हो गई, तो डिकम्पोज होने पे क्या होगा कि जब इवापोरेट तो हो जाएगा वो, और अगर हमारा सॉल्ट डिकम्पोज हो गया तो हमको जो सॉल्ट मिलेगा वो सॉल्ट भी एक्चुअल सॉल्ट जैसा बढ़िया नहीं होगा जो प्योर सॉल्ट होगा। तो इसलिए हमेशा जो है क्रिस्टलाइजेशन जो टेक्निक होती है ये बेटर मानी जाती है सिंपल इवापोरेशन मेथड से। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। ओके मैम। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज better than simple evaporation as, दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए, some solids may decompose or some may get charred, जैसे काला हो जाता है ना, जल जाएगा, इस तरह से भी हो सकता है, चार्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि इम्प्योरिटी रह जाएगी उसमें, जो डिजॉल्व इम्प्योरिटी रहेगी, डिजॉल्व्ड impurities में remain in the solution after filtration। जिसकी वजह से जो क्रिस्टल बनेगा वो इम्प्योर बनेगा हमारा, बीच में कंटामिनेट द सॉलिड, कंटामिनेट द क्रिस्टल भी कह सकते हैं यहाँ पे।
तो इसीलिए क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक ऑलवेज बेटर देन सिंपल एवापोरेशन मेथड। ठीक है, अब क्रिस्टलाइजेशन मेथड कहाँ कहाँ हम डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं, या इनका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है जो हम यूज करते हैं। जैसे और हेडिंग डालिए एप्लीकेशन। सबसे कॉमन एग्जांपल है जो हम लोग सॉल्ट खाते हैं, नमक, वो जो बनता है वो क्रिस्टलाइजेशन मेथड से ही बनता है। तो उसका जो प्यूरिफिकेशन होता है सॉल्ट का, वो उसमें ये क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज होता है। तो फर्स्ट है हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ salt, that we get from, मालूम है ना, समुद्र के पानी से नमक बनता है क्योंकि समुद्र के पानी में सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है, फ्रॉम सी वाटर। लेकिन जो समुद्र के पानी से नमक बनता है उसमें तो और भी चीजें मिली रहती हैं, तो वो इम्प्योर फॉर्म में रहता है। तो उसका प्यूरिफिकेशन जो करते हैं उसमें क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज होता है। ठीक है, इसको भी अगर आप चाहें तो फ्लो डायग्राम में ऐसे लिख सकते हैं, सी वाटर है, पहले उसको सेचुरेट करेंगे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेंगे उसका। और उस सेचुरेटेड सॉल्यूशन से फिर हम क्रिस्टल बना लेंगे। तो जो क्रिस्टल हमें सॉल्ट मिलेगा वो प्योर मिलेगा, सॉल्ट क्रिस्टल। ओके, दूसरा एप्लीकेशन है इसका सेपरेशन ऑफ, जैसे हम फिटकरी आप देखते हैं घरों में यूज होती है, वो फिटकरी भी क्रिस्टलाइजेशन मेथड से बनाई जाती है, तो वो प्योर बनती है। वो इम्प्योर सैंपल से उसको बनाया जा सकता है। तो सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम impure sample। इसी तरह से मिश्री भी बनाई जाती है ना। तो ये सारे जो एप्लीकेशन है हमारे डेली लाइफ में क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक के हैं। नेचर में भी क्रिस्टल्स बहुत से मिलते हैं जो नेचुरल अकरिंग है, नेचर में अपने आप बनते हैं। उसमें से एक एग्जांपल है कि जहाँ एक जगह है चेरापूंजी, वहां पर मौसमी केव्स हैं। उन केव्स में जो है कुछ क्रिस्टल्स जो होते हैं अपने आप फॉर्म होते हैं, कैल्साइट के और जिप्सम के। तो ये नेचुरल ऑकरिंग है। और दूसरा एग्जांपल है हमारा क्वार्ट्स, ये भी नेचुरल ऑकरिंग क्रिस्टल है। तो ये भी नाम आपको जानना चाहिए, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है, नेचुरल ऑकरिंग क्रिस्टल, नेचुरल ऑकरिंग। रश्मि ये कैसी लाइन आ गई, अंडू करो। What, मैम? ये ब्लू लाइन मैम, अंडू मैम कर दो, मैंने नहीं करा कुछ। तुम्हारा नाम लिख के आ रहा है उस पे, अंडू कर दो ठीक हो जाएगा। देखो ये ब्लू कलर कवर हो रहा है ना। हम्म, देखो फिर हो गया, जैसे सेलेक्ट कर दिया है पूरा। सूर्या बाप का नाम आ रहा है उस पे एक तरफ। नो मैम, मैंने कुछ नहीं करा, मेरे इसमें वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा। जैसे कुछ गलत करते तो अंडू का आता है ना, मेरे उसमें आ ही नहीं रहा है। तुम्हारे नाम के साथ ये ब्लू कलर मूव कर रहा है।
हाँ देखो कम हो गया, और कम करो, हाँ अब ठीक है। नेचुरल अकरिंग क्रिस्टल्स, इसमें नंबर 1 है इन मौसमी केव जो है, ये चेरापूंजी में है, इन सोहरा, इन सोहरा, ब्रैकेट में लिखिएगा चेरापूंजी। चेरापूंजी का नाम जानते होंगे शायद आप लोग। देयर इज डिपॉजिट ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ, दो तरह के क्रिस्टल उन केव्स में मिलते हैं, और वो इतने शाइनिंग होते हैं तो उस पर लाइट पड़ती है तो बहुत ही सुंदर दिखने में लगते हैं वो। तो क्रिस्टल्स जो है एक कैल्साइट के होते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। एंड जिप्सम के होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4, कैल्शियम सल्फेट 2H2। ठीक है। और दूसरा एग्जांपल है क्वार्ट्स, जो नेचर में पाया जाता है, नेचुरल अकरिंग। इसका ये जो होता है सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, SiO2, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये नेचुरल अकरिंग क्रिस्टल है। ये हो गया हमारा क्रिस्टलाइजेशन। अब नेक्स्ट है सेकंड हमारा डिस्टिलेशन। यहाँ तक हो गया सबका? हो गया, आगे बढ़े। सूर्य हो गया, ये सूर्य तुम्हारा ही हो रहा है, ये ब्लू वाला। तुम्हारे भी नहीं आ रहा। हाँ देखो, जिसके मोबाइल से होता है ना, वो मेरे पे नाम लिख के आने लगता है उसके साथ। मेरे को तो देख भी नहीं रहा क्या बना है। जैसे सेलेक्ट कर रहा है चीजों को, है ना। राइट, यू हैव रिटन और नॉट फिनिश? यस मैम। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट है हमारा डिस्टिलेशन, सेकेंड टॉपिक। डिस्टिलेशन जो मेथड है या टेक्निक है, इसमें जो है, ये टेक्निक तब यूज होती है जब टू मिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर होता है। मिसिबल लिक्विड्स का मतलब होता है कि दोनों लिक्विड आपस में ऐसे मिक्स हो गए हैं कि वो अलग से दिख ही नहीं रहे हैं। मिसिबल लिक्विड्स, जैसे अल्कोहल में हमने वाटर डाला तो दोनों मिक्स हो जाएंगे एकदम, अलग अलग नहीं दिखेगा कि इसमें अल्कोहल है वाटर है, किन दो चीज का मिक्सचर है। ठीक है, तो ऐसे जो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं, उनका मिक्सचर अगर हमें मिला और दोनों लिक्विड को हमें अलग करना है और वो दिख भी नहीं रहा है, तो ऐसे केस में हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं दोनों मिसिबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करने में,
दोनों लिक्विड्स जो मिसिबल हैं आपस में, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में कम से कम 25 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। 25 या उससे ज्यादा का अगर डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में, तो डिस्टिलेशन मेथड यूजफुल होता है ऐसे केस में। तो डिस्टिलेशन मेथड नॉर्मली ऐसे ही लिक्विड्स को सेपरेट करने में यूज किया जाता है। और दूसरा, अगर कोई सॉलिड है और लिक्विड में डिजोल्व है, और हमको जो जिस लिक्विड में डिजोल्व है वो लिक्विड चाहिए, सॉलिड नहीं चाहिए, तो ऐसे केस में भी जो है डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज होता है। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम करते क्या हैं कि लिक्विड को गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही आएगा वेपर बनेगी। तो अगर दो ऐसे मिसिबल हैं लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है 25 डिग्री या उससे ज्यादा का डिफरेंस है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले बॉईल करने लगेगा कम टेम्परेचर पे, और जैसे ही वो बॉईल करेगा उस लिक्विड की वेपर बनने लग जाएगी। तो उस वेपर को हम तुरंत कंडेंसर के थ्रू पास करते हैं और ठंडा कर लेते हैं। तो वो वेपर जो है ठंडी होकर के वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और उस लिक्विड को हम सेपरेट किसी भी वेसल में कलेक्ट कर लेते हैं। तो जब तक वो टेम्परेचर चल रहा है कम बॉइलिंग पॉइंट वाले का, तब तक कम बॉइलिंग पॉइंट वाला जब तक सारा लिक्विड एवापोरेट नहीं हो जाता है, तब तक टेम्परेचर वहीं रुका रहता है और वो लिक्विड लिक्विड सेपरेट हो गया। इसके बाद फर्दर जो हमारा जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है जिसमें हम लिक्विड गर्म कर रहे हैं, उसमें जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो लिक्विड बचा रहता है। तो इस तरह से दोनों लिक्विड अलग अलग हो जाते हैं। और सॉलिड अगर डिजोल्व है और हमें सॉलिड नहीं चाहिए, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब हम लोग उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो लिक्विड है, सॉल्वेंट है, वो जैसे ही बॉईल करेगा उसकी वेपर्स बनेंगी, और उन वेपर्स को हम कंडेंसर में पास करेंगे, और कंडेंसर में पास करते ही वो वेपर ठंडी हो जाएंगी और लिक्विड में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस सारे केसेस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहले हम वेपर बना रहे हैं, उसके बाद उसको ठंडा कर रहे हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ डिस्टिलेशन में दो प्रोसेस हो रहा है, पहले इवापोरेशन हो रहा है और उसके बाद कंडेंसेशन हो रहा है। तो हम डिस्टिलेशन की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन, लिख सकते हैं। इसको नोट करिए, डिस्टिलेशन इज ए प्रोसेस process of evaporation followed by condensation। ठीक है, this method is used to separate number one, two miscible liquids that boil विदाउट डिकम्पोजिशन। ये भी कंडीशन होनी चाहिए कि जब हम उसको बॉयल करें तो वो डिकम्पोज ना हो। दैट बॉयल विदाउट decomposition and have sufficient difference in their boiling point। ये डिफरेंस 25 से ज्यादा होना चाहिए।
25 डिग्री सेंटीग्रेड से, ठीक है। और दूसरा, सेकंड, अगर किसी में सॉलिड नहीं चाहिए, हमें सॉल्वेंट चाहिए, तब इसको यूज करते हैं। और लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूशन containing dissolved solid। तो डिस्टिलेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, ये समझ में आ गया। अब ये प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस में हमने बताया कि एक डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है, डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है ऐसे, राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, इसका बॉटम राउंड होता है, ठीक है। इसमें यहाँ कॉर्क लगा हुआ है, यहाँ थर्मामीटर इसमें लगा रहेगा, ये थर्मामीटर है, और इसमें साइड में कंडेंसर लगा रहता है। इसके नीचे कोनिकल फ्लास्क रख के हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमारा मिक्सबल लिक्विड है, इसके नीचे फ्लेम जलाएंगे, बर्नर, ठीक है। ये कंडेंसर है। इसमें खास बात एक चीज है कि जो कंडेंसर है, आपने देखा कि इसमें जो बॉइलिंग ट्यूब है, हमारा जो ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, इससे जो ट्यूब निकल रही है, वो ट्यूब इसके अंदर से होते हुए जा रही है, कंडेंसर के अंदर से। इसकी जो बाहर वाली लेयर है, इसमें दो आउटलेट बने हुए हैं। नीचे वाले आउटलेट से वाटर इन करता है, और बाहर वाले आउटलेट से पानी बाहर निकल जाता है। और ये कंटिन्यूस सप्लाई टैप वाटर से जोड़ देते हैं हम लोग। यहाँ से नीचे वाला जो टैप है, हमारा नीचे वाला जो इनलेट है, यहाँ से पानी अंदर जाएगा, तो इस पूरे के अंदर भरता जाएगा, और बाहर से ऊपर वाले से बाहर निकल जाता है। तो जब कंटिन्यूस वाटर का फ्लो होता है, तो जो वेपर बनती है, वो वेपर यहाँ से जा रही है इसमें से, जो अंदर वाली पाइप के भीतर से। तो जैसे ही पाइप इसके अंदर आती है, तो वो वाटर के फ्लो की वजह से ठंडी हो जाती है, और ठंडी हो जाती है तो वो जो वेपर है वो कंडेंस हो जाती है, और वो जो कंडेंस होते हैं लिक्विड में चेंज होती है, तो यहाँ पर वो लिक्विड हम कलेक्ट कर लेते हैं कोनिकल फ्लास्क में। तो इस तरह से जो लिक्विड आता है, एक लिक्विड हम सेपरेट कर लेते हैं, और दूसरा जो है यहाँ पर ये राउंड बॉटम फ्लास्क जिसमें हम गर्म कर रहे हैं, इसको ट्राइपॉड स्टैंड पे रख सकते हैं, या यहाँ क्लैंप में लगा सकते हैं, कैसे भी लगा सकते हैं ना। जिससे ये रुका रहेगा। तो यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो कंडेंसर में हमने बताया कि वाटर इन कर रहा है नीचे से और आउट कर रहा है ऊपर से, ऐसा क्यों किया जाता है, कोई बताएगा दोनों में से। ऊपर से भी इन कर सकते थे, नीचे से आउट कर सकते थे पानी को, लेकिन हमेशा नीचे से इन होता है और ऊपर से आउट होता है। रश्मि एंड सूर्या, अपना माइक ऑन करिए।
यस मैम। हाँ बताइए कि कंडेंसर में जो पानी वाटर इन कर रहा है, वो मैंने एरो बनाया है, नीचे वाले हिस्से से इन कर रहा है और ऊपर वाले से आउट हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? जो प्रोसेस मैंने बताया ये समझ में आया दोनों लोग को? यस मैम, हम डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के लिए ये कंडेंसर में हमने वेपर को पास किया और एक कंडीशन बताई कि जिस कंडेंसर में वाटर इन होता है हमेशा नीचे की साइड से होता है और आउट होता है हमेशा ऊपर की साइड से। ऐसा क्यों करते हैं? ऊपर से इन क्यों नहीं करते? रश्मि आप? मैम, सूर्या? नो मैम। नो। देखो, एक कॉमन सेंस से सोचो, अगर अगर हम नीचे वाले से पानी इन करते हैं तो पहले नीचे के हिस्से में पानी भरेगा और फिर वो धीरे धीरे ऊपर पूरा जब कंडेंसर भर जाएगा उसके बाद ऊपर वाले आउटलेट से बाहर निकलेगा। और हर कंडीशन में पानी पूरे कंडेंसर में भरा रहेगा, कभी भी वो कंडेंसर खाली नहीं होगा। ठीक है ना? अगर हम ऊपर वाले आउटलेट जो हमारा है उससे पानी को अंदर डालेंगे तो क्या होगा? जैसे ही पानी अंदर जाएगा नीचे वाले से गिर जाएगा, तो कंडेंसर के अंदर कभी भी पानी पूरा भरा नहीं रहेगा और ट्यूब ठंडी नहीं हो पाएगी। पानी हमेशा कंडेंसर खाली हो जाएगा। आ रहा है समझ में? यस मैम। दोनों लोग को आ रहा है समझ में? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। जो चीज हम पॉइंट आउट करते हैं ना, उस चीज को एकदम याद रखना या कहीं नोट करके रखना। क्योंकि मैंने बहुत बोर्ड के पेपर बनाए हैं, बहुत बोर्ड के पेपर कॉपी चेक की है, मुझे पता है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो चीज इंपॉर्टेंट बताते हैं उसको कहीं नोट कर लिया करो। ठीक है? तो हमेशा जो है पानी को नीचे की साइड से इन करते हैं और ऊपर के साइड से आउट करते हैं, जिससे कंडेंसर में हर समय पूरा पानी भरा रहे। ओके? क्लियर है? तो डिस्टिलेशन प्रोसेस यस समझ, मैम। डिस्टिलेशन प्रोसेस क्लियर हो रहा है कि पहले इवापोरेशन हो रहा है, वेपर बन रही है और उसके बाद उस वेपर को हम ठंडा कर रहे हैं तो कंडेंसेशन हो रहा है। इसीलिए इसकी डेफिनेशन है इवापोरेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन के बाद हमको प्योर लिक्विड, एक लिक्विड अलग मिल जाता है। ओके? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, उसी की वेपर पहले बनेगी। ठीक है? ओके सबको मैम। क्लियर हो गया है ना? यस तो अब मैम। टाइम टाइम ओवर हो गया, मीटिंग एंड करते हैं। कल भी केमिस्ट्री का ही क्लास होगा। ओके? ओके मैम। ओके, नमस्कार। नमस्कार मैम।